So the next chapter that we are going to do is chapter number 6, which is internal audit of specific functions. हर एक कंपनी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे परचेस होता है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस होता है, फाइनेंस होता है, एचआर होता है, राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है. सो इन सब के जो इंटरनल ऑडिट चलते हैं ना, ये अलग अलग चलते हैं. इनके जो स्पेसिफिक नीश क्राइटेरिया है, ये अलग होता है. सो द वे यू विल do internal audit of an inventory management department will be much different than what you will check when you do an internal audit of a production and operations department. Will be much different from the way you will do internal audit for an information systems department, IT department, information technology department. तो ये अलग अलग कैसे है और क्या क्या इनके peculiar features है, ये चैप्टर में जानेंगे. What are the key concepts that we will know? We will know something about the kick-off meeting and we will know about process walkthrough. उसके बाद learning objectives क्या है? The process or activity that are critical to various functions or departments such as purchase, inventory, production, operations, finance, HR, sales, marketing, information technology, so on. Process or steps, major areas to be looked into by the internal auditor while conducting internal audit of such departments. Yeah. So directly जाएंगे इनिशिएशन पे. इनिशिएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट. एंड इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट जनरली स्टार्ट्स विद ऑडिट नोटिफिकेशन बीइंग सेंड बाय द इंटरनल ऑडिटर टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स. जब उनको इनिशिएट करना हो इंटरनल ऑडिट, तो पहले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इंटीमेट करेंगे कि भैया हम आने वाले हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए आपके बिजनेस यूनिट का. जनरली ऑब्जेक्टिव बताएंगे और स्कोप ऑफ वर्क बताएंगे, ताकि जो ऑडिटी डिपार्टमेंट है वो भी अपनी तैयारी कर सके. Kick-off meeting होती है. Kick-off meeting is like the first meeting that takes place. So basically what is discussed, audit objectives, audit scope, more detailed, audit schedule, audit process and methodology, audit team details, escalation routes on both sides, a turnaround time for provision of information or records, initial data requirement is discussed and agreed. Usually a presentation is being made by the internal auditor covering all these aspects and inputs from the auditees are invited to the same. So basically एक फर्स्ट मीटिंग होता है, ऑब्जेक्टिव्स शेयर करते हैं, टीम के बारे में शेयर करते हैं, एग्जैक्टली क्या क्या इन्फॉर्मेशन लग सकता है, शेड्यूल क्या होगा, ओवरऑल दैट्स व्हाट इज डिस्कस्ड इन द फर्स्ट मीटिंग. इट्स कॉल्ड द किक ऑफ मीटिंग. ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट गिव्स क्लैरिटी टू बोथ साइड्स कि क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेसेस क्या क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या क्या फॉलो होंगी, क्या क्या डेटा लगेगा, कब तक लगेगा, किस फॉर्मेट में लगेगा. All these questions are answered in this meeting. Basically, it avoids surprises as such. दोनों sides को पता होगा कि क्या सबमिट करना है, क्या रिसीव करना है, क्यों हो रहा है ये प्रोसेस, और बेसिकली अथॉरिटी भी सेट होता है. तो फिर देर इज लेस ऑफ इनर्शिया और देर इज लेस ऑफ डिबेट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ असाइनमेंट. Process walkthrough क्या होता है? Process walkthrough is a step-by-step demonstration or explanation of a process or task conducted by the process or task owner in the presence of the internal auditor. मतलब जिस डिपार्टमेंट को आप इंटरनल ऑडिट करने जाओगे उनका अगर प्रोसेस walkthrough हो, तो बेसिकली आपको पता चल जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं और किस हिसाब से काम चलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कौन से स्टेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेज होते हैं, or what is the entire flow that is followed. बेसिकली डे टू डे वर्क जो है वो एक्सप्लेन करते हैं आपको. आइडियली वो फ्लो चार्ट यूज करते हैं या फिर प्रेजेंटेशन यूज करते हैं. आपका एज एन इंटरनल ऑडिटर आपका ये इट इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट गोज ऑन इन द डिपार्टमेंट. You should attend it attentively and ask relevant questions to get best out of the meeting. फ्लो चार्ट जनरली फ्लो चार्ट्स यूज करते हैं. फ्लो चार्ट प्रोवाइड्स अ विजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन अ प्रोसेस दैट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स एंड आइडेंटिफाइज व्हाट द प्रोसेस डज और शुड डू. उसके बाद एडवांटेजेस, क्रिएशन ऑफ फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट के क्या क्या एडवांटेजेस है कि आपको फ्लो एक साथ में समझ में आता है. उसका अगर कोई वीकनेस हो तो आपको ध्यान में आएगा. एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस डिजाइन होता है और एक्सेप्शन टू द प्रोसेस भी आइडेंटिफाई होंगे.
The quality of internal audit outcome is directly dependent on the quality of probing questions that are made by the internal auditor during the process walkthrough stage and breadth of key risks identified. मतलब आपको risk identify करने में आसानी होगी जब आप ये presentation attentively attend करोगे. As per SIA 310, planning the internal audit assignment, section 3.3 states that a comprehensive knowledge of auditable unit under review, its business and operating environment shall be undertaken to determine the nature of audit procedures and the tests to be conducted. As part of the planning process, a discussion with management and process owners shall be undertaken to understand the intricacies of each process that is followed. उसके बाद आता है internal audit fieldwork. What is this? The internal audit fieldwork concentrates on determining whether controls identified during the process walkthroughs are operating effectively and in manner described by the auditee. मतलब जो प्रोसेस वॉकथ्रू में आपको समझाया गया था, जब आप खुद उसको चेक करोगे तब आपको आइडेंटिफाई होगा कि जो भी प्रोसेस वॉकथ्रू में बताया गया था वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं. This stage concludes with a list of draft findings from which the auditor may prepare a draft audit report after a series of discussion with the auditee. After gaining an understanding upon process and identifying the risks to be audited in line with the audit objectives, the internal auditor needs to identify data reports and relevant records of documents which need to be reviewed by him or her. Basically, इस stage में आपको identify होगा कि आपको exactly check क्या करना है. उसके बाद होता है work program. Documents and reports reviewed and received and reviewed are corroborated with explanations received, keeping in view the audit objectives. उसके बाद होता है work program. Work program shall have the details of risks identified, related controls understood, audit steps conducted to review the actual existence of such controls. मतलब आप जो भी सुन रहे हो प्रोसेस वॉक थ्रू में, आप जब एक्चुअली चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि वो जो भी बोल रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स वो ठीक से काम कर रही है नहीं. A work program is not a static document but a walkthrough or dynamic document which is updated by the internal auditor every day as the audit fieldwork progresses. The work program also needs to clearly identify the sampling process and the rationale behind the same. While in some cases focused sampling after data analysis is effective, in other cases a stratified sampling approach is advisable. फिर SIA 310 planning the internal audit assignment, section 3.4 states that a risk-based planning exercise shall form basis of internal audit assignment plan. Internal auditors shall undertake an independent risk assessment exercise to prioritize and focus audit work on high-risk areas and processes with due attention given to matters of importance, complexity and sensitivity. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप जब भी ऑडिट प्लान करोगे बेसिकली एक इन डेप्थ रिस्क असेसमेंट करोगे और हाई रिस्क एरियाज में आप ज़्यादा टाइम और प्रोसेसेस डालोगे एज कम्पेयर टू दोज विच आर लो रिस्क एरियाज. अभी बात करते हैं अभी बात करते हैं इंटरनल ऑडिट ऑफ परचेसिंग एक्टिविटी. परचेस को प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं. प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है क्योंकि वो इंश्योर करता है कि आपके प्रोसेसेस में जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, जो स्टोर्स इक्विपमेंट चाहिए, ये सब आपको अवेलेबल हो एट द राइट टाइम सो दैट योर प्रोडक्शन प्रोसेस runs effectively. Right, the term procurement refers to the process of identifying the need of goods and services, selecting vendors or suppliers, negotiating contracts, purchasing the items, and ensuring that they are delivered in a timely and cost-effective manner. The procurement process serves several purposes in a company, including basically procurement process के objectives क्या है? They have to ensure that goods and services are available. They have to maximize the value as in optimum cost पे उन्होंने खरीदी करना चाहिए. उसके बाद managing risks basically उसको जो है कम्प्लीटली ठीक से स्टोर करना, प्रॉपर इंश्योरेंस रखना, ये सब कुछ भी प्रोक्योरमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद बिल्डिंग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, आपके वेंडर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम है. फिर
व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को जब आप ऑडिट करोगे तब आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? इंश्योरिंग कंप्लायंस विद पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, जो इंटरनल आपके कंपनी में पॉलिसीज प्रोसीजर्स है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इनको देखना चाहिए। एवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत कुछ फिजूल के प्रोसेसेस रन हो रहे हैं या फिर कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, ये भी चेक करना पड़ेगा। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ कॉस्ट सेविंग, अगर कहीं आइडेंटिफाई होता है कि आपके कॉस्ट को और भी सेव किया जा सकता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर असेसिंग सप्लायर परफॉर्मेंस, बेसिकली वेंडर परफॉर्मेंस जो है इसको आइडेंटिफाई, इसको असेस करना। उसके बाद इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क होते हैं अलॉन्ग विद इन्वेंटरी, इनको मैनेज करना भी इसी ऑडिट का भाग है। सो बेसिकली ऑडिट नोटिफिकेशन में आप क्या भेजोगे? व्हेन यू सेंड द ऑडिट नोटिफिकेशन टू द हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट, आप क्या क्या भेजोगे? आप बेसिकली टाइटल ऑफ ऑडिट होगा, ऑडिटेड कंपनी होगा, ऑडिट कवरेज पीरियड होगा, किस पीरियड के लिए आप प्रोक्योरमेंट का ऑडिट करोगे, उसके बाद ऑडिट ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑडिट स्कोप क्या है, आपके डिपार्टमेंट्स कौन से आप ऑडिट करने वाले हो। फिर प्रपोज किक ऑफ मीटिंग डेट आप बताओगे, क्योंकि ये इंटीमेशन सेंड होने के बाद आपका किक ऑफ मीटिंग होगा। उसके बाद ऑडिटर के डिटेल्स भेजोगे, आपका जो नाम है, एड्रेस है, फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसको आप मेंशन करोगे और प्रपोज शेड्यूल ऑफ ऑडिट इसमें मेंशन करोगे। इसके बाद टिपिकल डिटेल स्कोप ऑफ अगर आप रिव्यू कर रहे हो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तो आपके स्कोप में क्या क्या होगा? फर्स्ट होगा वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज फॉलोड बाय सिलेक्टिंग अ वेंडर, अप्रूवल कैसे होता है, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेंडर कैसे होता है। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कैसे होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है। प्रोसेस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ बिड्स, जब बिड्स आते हैं तब आप उनको इवैल्यूएट कैसे करते हो, कंपेयर कैसे करते हो। उसके बाद साइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हो रहा है और प्रोसेस टू रजिस्टर द वेंडर कैसे किया जाता है, राइट, वेंडर ऑनबोर्डिंग जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस कैसे किया जाता है। उसके बाद रिव्यूइंग द प्रोक्योरमेंट, एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को रिव्यू करते समय आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, पीओ है या नहीं। सो बेसिकली आइदर द प्रोक्योरमेंट कैन बी पीओ रूट और नॉन पीओ रूट। पीओ रूट में आप क्या क्या चेक करोगे? आप अडियरेंस टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर इशूइंग ऑफ पीओ, पीओ इशू किया है वो करेक्ट अथॉरिटी ने किया है या नहीं। थ्री वे मैच करोगे, जैसे पीओ इज इक्वल टू योर गुड्स रिसीट नोट इज इक्वल टू योर इनवॉइस बुकिंग इनवॉइस, ये तीनों जगह पे आपके वैल्यूज मैच होने चाहिए। रिव्यू ऑफ साइन पीओ, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड रिलेटेड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ठीक से किए गए हैं या नहीं। पेमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग बैंक पेमेंट ठीक से हो रहा है या नहीं। इंटरेस्ट या पेनल्टी अगर एप्लीकेबल है, लिक्विडेशन डैमेजेस अगर एप्लीकेबल है तो वो वेंडर पे आप लागू किए गए हैं नहीं। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना बहुत जरूरी है, मेकर चेकर होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी वन सिंगल पर्सन डूइंग द एंटायर थिंग ऑल ऑन इट्स होम। नॉन पीओ रूट जो है वो क्या होता है? नॉन पीओ रूट इज यूज्ड इन स्पेसिफिक आइटम्स सच एज लीगल सर्विसेज, ऑडिट सर्विसेज, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन, स्मॉल वैल्यू आइटम्स, यूटिलिटी आइटम्स, इनमें नॉन पीओ प्रोसीजर चलता है। इसमें आप बेसिकली चेक करोगे कि क्या परचेस हो रहा है, उसका अथॉरिटी जिसने अप्रूव किया है उनका अथॉरिटी ठीक से है या नहीं। बेसिकली वो लेस, नॉन पीओ रूट से जो परचेसेस होती है वो लेस कंट्रोलेबल होती है एंड दे शुड बी केप्ट एट द मिनिमम। सो ये रहा आपका इंटरनल ऑडिट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। द नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स। The term inventory refers to stock of goods or materials that a business or organization has on hand or for sale or production. Basically, inventory has to be maintained at optimal level. और inventory जो है वो basically optimal level पे होनी चाहिए, in the sense ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। There should not be a situation where we are overstocked or we are out of stock. Right? Inventory is required to be kept by an organization in any of the following purposes. Basically, sale in ordinary course of business या फिर procurement for production। अगर आप either आप production में use कर रहे हो या फिर आप further sale के लिए use कर रहे हो।
अभी ये अलग अलग कंसेप्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे होल्डिंग कॉस्ट है नोन एज कैरिंग कॉस्ट ऑल्सो, इसको कम रखना ज़रूरी है। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मतलब इन्वेंटरी ऐसे ऑर्डर कीजिए जो जस्ट इन टाइम आपको काम में आ जाए, ओवर स्टॉक्ड नहीं हो। इसके साथ साथ EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी इम्पोर्टेंट है। इस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमम होती है, द साइज ऑफ द परचेस इज ऑप्टिमम। अगर आपने बहुत बड़ा कंसाइनमेंट मंगा लिया तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ेगा, एंड इट इज पॉसिबल दैट द इन्वेंटरी गेट्स स्टेल बाय द टाइम इट इज यूज्ड। अगर आपने बहुत छोटा कंसाइनमेंट मंगा लिया तो आपका नंबर ऑफ कंसाइनमेंट बढ़ जाएगा, तो आपका प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगा। So basically you have to somewhere optimize this, and this is done by using the economic order quantity model. Inventory ordering cost, also known as setup costs or procurement costs, these need to be kept at a minimum. Associated with placing and receiving orders of inventory items, these costs include expenses such as purchase order processing, supplier communication, shipping and handling, inspection upon delivery. ये सारी जो कॉस्ट है ये वेरिएबल होते हैं, जितने ज़्यादा टाइम आप इन्वेंटरी मंगाओगे उतने ज़्यादा ये कॉस्ट बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है इन्वेंटरी कॉस्ट इन रिलेशन टू inventory, also known as capital costs, are costs associated with acquiring and holding inventory. These costs include expenses such as initial purchase price of inventory, storage cost, opportunity cost of capital tied up in inventory. Opportunity cost of capital is the cost of the foregone alternatives, which is the cost of the next best opportunity that could have been pursued if the capital was not tied up in inventory. उसके बाद आता है स्पेस मैनेजमेंट कॉस्ट, आर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द फिजिकल स्पेस required to store inventory. These costs include rent or mortgage payments, utilities, insurance, property taxes, and maintenance expenses. Space management costs can have a significant impact on the profitability and cash flow of a business, especially if the organization stores excessive inventory. Excess inventory is always bad because it leads to large costs, and also inventory being stale and unusable. An understanding of various costs applicable to inventory is essential for the auditor to ask relevant questions. Review of inventory management process, इसमें आप क्या करोगे? Adequacy of inventory control process, inventory पे जो controls लगे हुए हैं वो adequate है या नहीं? Appropriate roles and responsibilities, again segregation of duties है या नहीं? जो PO approving authority है is different from the person who is actually approving the payments for inventory. Appropriate roles and responsibilities है या नहीं? Effectiveness of physical and operational controls है या नहीं? Completeness and accuracy of reporting on inventory है या नहीं? While conducting process walkthroughs, an internal auditor needs to understand the entire process of inventory management. राइट, सो इन्वेंटरी प्लान कैसे होती है? अलग अलग स्टेप्स है, जैसे इन्वेंटरी प्लानिंग है, मटेरियल रिसीविंग प्रोसेस है, वेयर हाउसिंग है, इशूइंग है, प्रोसेस ऑफ असेंबली है, फिर शिपिंग है, फिजिकल काउंट्स है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मंथ एंड रिपोर्टिंग है. To conduct an internal audit of inventory management process, an internal auditor must understand document flow along with the physical movement of goods. Thus, a physical visit to the inventory location is indispensable. ये बहुत सही बात है कि अगर आप फिजिकल इन्वेंटरी प्रोसेस विजिट करोगे, मतलब इन पर्सन आप जाके देखोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये ऑडिट ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे. How the function head controls the entire process. Very important to know कि it's sitting on a table and chair, you will not know this, you'll actually go and see it. Additionally, an internal auditor needs to focus on process controls to detect and deal with stock losses, management of any rejected material, including legal recourse available against vendors as per agreed terms, and process to manage obsolete and scrap materials, including disposal process. Scrap management and disposal process needs to be reviewed from the point of view of theft and pilferage risks. Further specific focus areas and aspects, also correct accounting for inventory in the books of accounts. ये भी एक important area है. An internal auditor needs to consider discussion above and identify the risks applicable to the organization during process walkthrough and audit fieldwork. The risks can be more or less depending upon each organization, and internal auditor needs to identify while auditing the same. The next topic is internal audit of production and operations. अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में फ़र्क है.
So what do you mean when you say production? Production is basically the activity of producing goods and services. Mostly it will be goods, right? So production refers to the process of creating or manufacturing goods or services that can be sold in the market. इसको बोलते हैं, जो एक्टिविटी प्रोडक्शन के इसमें रिलेटेड है उसको प्रोडक्शन बोलेंगे. ऑपरेशंस जो है वो एक लार्जर एम्बिट है, लार्जर टर्म है, right? So the term operations, however, refers to activities involved in manufacturing and controlling the processes that create goods and services within an organization. So operations जो है ये larger term है, production जो है ये थोड़ा सा limited term है. The main goal of production is to create goods and services that can be sold in the market and generate revenue. Efficient production processes can help a business to reduce cost, increase productivity, improve quality, and meet customer demands. There are different types of production methods used by businesses such as mass production, batch production, job production, continuous production. अब ये है ना, प्रोडक्शन कैसे होता है डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है. जैसे अगर आप पेट्रोलियम बिजनेस में हैं तो आपका कंटिन्यूस प्रोडक्शन होगा, राइट? अगर आप किसी ऐसे 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 चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो बैचेस में होते हैं, बैच प्रोडक्शन हो सकता है. अगर आप ऐसे नेचर ऑफ बिजनेस में हैं जहाँ पर आप ऑर्डर के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो शायद आप फिर जॉब प्रोडक्शन जॉब मैन्युफैक्चरिंग करोगे कि एक जॉब आ गया उसको मैन्युफैक्चर करके दे दिया. दूसरा जॉब जो है वो पहले जॉब से शायद अलग हो सकता है, राइट? सो ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. हर एक टाइप का अपना अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, राइट? अभी ऑपरेशंस के बारे में बात करें तो हमने बात की कि ऑपरेशंस एक लार्जर एम्बिट है एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन. सो द टर्म ऑपरेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेसेस दैट क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इंक्लूड्स ऑल टास्क्स एंड फंक्शंस required to transform inputs as in raw materials to finished goods which reach the customer. मतलब operations जो है ना उसके ambit में आपका end to end process आएगा, acquisition of raw materials से लेके reaching the finished goods to the customers. ये पूरा ambit को आप operations बोलते हैं हम. प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन में आएगा, मतलब सिर्फ आपका जो फैक्ट्री है या फिर आपके सर्विसेज जहाँ पे प्रोड्यूस होता है only that will be under production. Operations will mean the entire ambit, right? Operation management is a critical component of any business and involves various functions such as planning, organizing, controlling, and coordinating resources to achieve the objectives of the organization. The primary goal of operations management is to optimize the efficiency and effectiveness of operations while ensuring high quality products and services. So basically operations का जो aim है वो क्या है कि आपका जो cost of production रहे वो minimum रहे, stock out position ना आए और आपने जो commitment दी है customers को, the goods should reach the customer in the right time in the right quantity. राइट? इसमें अभी अलग अलग ऑपरेशंस में आपके क्या क्या एक्टिविटीज आएंगे. तो आएगा कैपेसिटी प्लानिंग कि आपके जो फैक्ट्री है उसका आप 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करोगे, 50% पे करोगे, किस कैपेसिटी में करोगे, डिपेंड्स ऑन डिमांड एज वेल एज सप्लाई. उसके बाद आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आएगा कि आपका जो हाउ विल यू शेड्यूल द प्रोडक्शन, एज इन एक प्रोडक्शन होने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए भी या नहीं. जैसे कंटिन्यूस प्रोडक्शन में शायद गैप रखना पॉसिबल ना हो, देन यू विल हैव टू एक्चुअली शट डाउन योर प्लांट, राइट? सो दैट प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग हैज टू बी डन. इन्वेंटरी मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इन्वेंटरी जो है ये ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन्वेंटरी कम रखोगे तो स्टॉक आउट सिचुएशन आएगा और आपके कस्टमर्स की डिलीवरी शेड्यूल हैम्पर होगी. लेकिन अगर आप क्वांटिटी से ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अगर इन्वेंटरी स्टोर करते हो तो आपका स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इन्वेंटरी स्टेल हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी पर वैसे भी असर पड़ेगा. सो बेसिकली इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इन्वेंटरी, दैट इज एक्चुअली मैनेज्ड अंडर इन्वेंटरी मैनेजमेंट. फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल, एज इन आपका जो इनपुट का क्वालिटी है वो भी मॉनिटर होना चाहिए, प्लस आपका जो आउटपुट का क्वालिटी है, फिनिश गुड्स के जो क्वालिटी है वो भी मॉनिटर होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप यू आर नॉट मीटिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑर्डर्ड बाय द कस्टमर, इन दैट केस आपका योर प्रोडक्ट्स विल बी रिजेक्टेड एंड देन अगेन दैट ऑल्सो हैज़ अ कॉस्ट.
फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एज एन आपका जो रॉ मटेरियल आ रहा है आपके वेंडर्स से, उस वो जो सप्लाई चेन है उसको भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैनेज नहीं हुआ और अगर इनपुट्स आपके देर से आए या फिर आए ही नहीं, तो आपके प्रोडक्शन पे असर वैसे भी पड़ेगा। Right? By managing operations effectively, organizations can improve their competitiveness, increase customer satisfaction, reduce costs, and ultimately achieve the strategic objectives. However, considering the size of some organizations, the same may not be possible to cover in a single audit. अभी देखो, हमने बात की प्रोडक्शन और ऑपरेशंस के बारे में। We understood that production is a part of operations. प्रोडक्शन और ऑपरेशन वैसे अलग अलग चीज़ें हैं। ऑपरेशंस जो है वो लार्जर एम्बिट है, प्रोडक्शन जो है उसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड एज कम्पेयर टू ऑपरेशंस। तो अभी अगर आपको इंटरनल ऑडिट के बारे में अगर हम बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ऑपरेशंस एक ही इंटरनल ऑडिट में कवर करें, क्योंकि ऑपरेशंस में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, राइट। देयर विल बी इन्वेंटरी मैनेजमेंट, देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, देयर विल बी वन वन पैकेजिंग डिपार्टमेंट, वन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वन मैनेजिंग द कस्टमर एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट, राइट। सो ये सारी जो सारे डिपार्टमेंट जो है, इनकी जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत अलग अलग टाइप की है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंटरनल ऑडिट में आप ये सारा एम्बिट कवर करें। तो हो सकता है कि अगर आपको ऑपरेशंस का इंटरनल ऑडिट अगर मिलता है, तो उसको आप डिवाइड करें, लॉजिकली डिवाइड करें, आइडियली डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करें, और एक एक डिपार्टमेंट का जो ऑडिट है वो अलग अलग टाइप से करें। इससे क्या होगा कि आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ऑपरेशंस मैनेजमेंट मिल गया आपको, ऑपरेशंस का अगर इंटरनल ऑडिट मिल गया, तो प्रोबेबली यू वांट टू डू द इन्वेंटरी मैनेजमेंट डिफरेंटली, यू वांट टू डू द प्रोक्योरमेंट डिफरेंटली, यू वांट टू डू द प्रोडक्शन डिफरेंटली, यू वांट टू डू द पैकेजिंग डिफरेंटली, राइट। सो ये अलग अलग अगर आप लॉजिकली ब्रेक करोगे तो आपका ऑडिट भी बेहतर होगा, बिकॉज द नीश थिंग्स दैट अफेक्ट दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आर डिफरेंट। सो इट मेक्स सेंस इन ब्रेकिंग इट डाउन इनटू लॉजिकल पोर्शंस। द की प्रोसेस, सो प्रोडक्शन इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। अभी प्रोडक्शन के बारे में अगर बात करेंगे हम, production is a scientific process which involves transformation of raw materials input into desired product and with the help of energy, capital, manpower, machinery, and is a very complex process. अर्थात ये complex process है, आपका जो input है उसको convert किया जा रहा है finished goods में using so many other resources, right? The key processes objectives of a production process generally are on time, every time, zero quality issues and control wastages. अभी ये हम जब प्रोडक्शन का इंटरनल ऑडिट करते हैं, तब ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला क्या है, ऑन टाइम एवरी टाइम। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्ट है ये हमेशा कस्टमर के टाइमिंग के हिसाब से ऑन टाइम होना चाहिए, और ऐसा एवरी टाइम होना चाहिए, राइट। इन सिंपल वर्ड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. So basically, on time every time is an objective of the production process that refers to the ability of consistently delivering products and services to customers on or before agreed upon delivery date and time. मतलब उनका जो कमिटमेंट है, कस्टमर्स को आपने जो भी कमिटमेंट दिया है, उस कमिटमेंट के हिसाब से आपका क्वालिटी भी होना चाहिए, आपका डिलीवरी टाइम भी होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब भी आपका सब कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स विच एक्चुअली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग योर गुड्स एंड रीचिंग देम टू द कस्टमर, ये सारा आपका वैल्यू चेन जब ठीक से चलेगा, तब आपका ऑन टाइम एवरी टाइम होगा, राइट। और अगर ये सारा एक प्रॉपरली चलना अगर ज़रूरी है, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका मेंटेनेंस ठीक होना चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर होना चाहिए, मशीनरी गुड क्वालिटी होना चाहिए, इन्वेंटरी टाइम पे आना चाहिए, राइट। द वर्कर्स शुड वर्क प्रॉपरली एज पर योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। ये सब क्वालिटी कंट्रोल और ठीक से होना चाहिए, राइट। ऑल ऑफ दिस व्हेन यू ब्रिंग इट टुगेदर, देन ओनली यू कैन एक्चुअली सप्लाई ऑन टाइम एवरी टाइम, राइट. This includes managing supply chain, scheduling production runs, ensuring efficient inventory levels, and maintaining high levels of quality control. राइट. अभी नेक्स्ट ये क्या बोल रहे हैं, जीरो क्वालिटी इश्यूज। मतलब क्या कि जीरो क्वालिटी इश्यूज, इसका मतलब है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज का क्वालिटी है, वो एकदम टॉप क्लास होना चाहिए, एक्सेप्टेबल टू दी कस्टमर होना चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई भी क्वालिटी इशू ना आए। जीरो क्वालिटी इश्यूज, ये कभी पॉसिबल है ओनली व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्वालिटी इन द करेक्ट अमाउंट ऑफ टाइम,
right? This includes managing supply chain to ensure that the raw materials are of high quality and meet specifications, implementing robust quality control process during production, and conducting thorough testing and inspection of finished goods. To achieve zero quality issues, objective organizations need to implement a culture of continuous improvement that emphasizes the importance of quality in all aspects of production process. This includes providing regular training and development opportunities for employees, encouraging teamwork. ये सब कुछ करना ज़रूरी है, and collaboration, and implementing data-driven performance metrics to monitor and track progress towards the objective. ये सब कुछ एक साथ होना और ठीक से होना बहुत ज़रूरी है if you want to achieve zero quality issues objective. The next objective is control wastage. अभी देखो, in any production process there will always be a wastage. You cannot, it will not be a sensible aim to have a zero wastage as an objective. Zero wastage is not the objective. The objective is minimize wastage या control wastage. मतलब जो आपका wastage है वो एक acceptable level तक होना चाहिए. ये कब होगा? जब भी आपका रॉ मटेरियल सही होगा, जब भी आपके वर्कर्स को आप सही ट्रेनिंग दोगे, जब भी आपके जो मशीनरी है वो सही चल रही है, उसका मेंटेनेंस सही हो रहा है, उसका क्वालिटी सही है, राइट? जब आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सही चल रहा है, ऑल ऑफ दिस एक्चुअली गोज इनटू कंट्रोल वेस्टेज. अगर ऐसे हो गया कि बिजली चली गई, सो देन प्रोबेबली आपका जो प्रोडक्शन है वो मिडवे हॉल्ट हो जाता है, उसको आप बाद में कंटिन्यू नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, अगर वो बिजली एक स्पेसिफिक टाइम में अगर वो रिस्टोर नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो देन वॉट एवर इज इन प्रोडक्शन इन द मशीनरी प्रोबेबली माइट बी वेस्ट बिकॉज इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल क्वालिटी. सो वेस्टेज आपका बढ़ जाएगा, राइट? सो all of this needs to be optimized to achieve controlled wastage. This includes optimizing the use of raw materials, implementing effective inventory management processes, controlling the use of resources such as energy, water, and packaging materials. To achieve the controlled wastage objective, organizations need to identify and reduce wastage wherever possible. इसको identify बहुत ज़रूरी है कि आप आपके production process को study करें ताकि आप identify करें कि कहाँ कहाँ आपके wastage को आप reduce कर सकते हो. Stage of production and implement strategies to reduce wastage wherever possible. This may include reusing materials or incorporating recycled materials into the production process, implementing lean manufacturing principles to eliminate wastage, and implementing best practices for managing hazardous materials. By achieving the controlled wastage objectives, businesses can reduce costs associated with material wastage, improve the sustainability of their operations, and reduce their environmental impact. ये environment से भी linked है, तो आपका अगर wastage कम होगा तो environmental norms के हिसाब से आपके लिए अच्छा ही है. It can also help to enhance the reputation of the organization as a socially responsible and environmentally conscious business. It is recommended to break up the entire scope into 2 to 3 separate internal audits and get approvals on the scope from the audit committee. Again similar thing, ये 3 अगर objectives आपको achieve करने हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका production process का जो scope है या फिर जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि एक audit में उन सबको cover करना शायद आपके लिए feasible ना हो, या फिर covering everything under one entire audit might not serve the purpose. So ideally it is अगर आप 2 या 3 scopes में आप उसको break करो तो ज़्यादा बेहतर आप डिलीवर कर पाओगे एज एन इंटरनल ऑडिटर. अभी to provide an assurance to the audit committee and the board on adequacy and designing of internal control framework, appropriate implementation, roles and responsibilities, optimum utilization, ensuring accuracy of production information. ये सारे जो है ये objectives है आपके internal audit of production process के. The risks generally covered. अभी कौन से risks आप cover करोगे? The risks generally covered in a production process audit are described below. ये exhaustive list नहीं है, एक example के तौर पर कि delivers materials are not delivered late, फिर line stoppages नहीं है, मतलब आपकी मशीनरी जो है वो आप सही स्टेज में मेंटेन कर रहे हो, excessive absenteeism नहीं है, मतलब labor also is working properly, working on time,
और उनका एक्सेसिव एब्सेंटीज्म नहीं है। कस्टमर में इंसिस्ट ऑन चेंजिंग द स्पेसिफिकेशन और डिलीवरी डेट, जो ये चेंज वाला जो है वो सही से मैनेज हो रहा है। मशीनरी का ब्रेकडाउन या फिर पावर आउटेज ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एरर्स इन ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स नहीं हो रहे हैं। रिस्क ऑफ रिजेक्शन बहुत कम है, मतलब आप जो प्रोडक्शन कस्टमर को भेजते हो वो जनरली रिजेक्ट नहीं होता है। प्रोसेसिंग एंड इंस्पेक्शन में कोई एरर्स नहीं है। फिर नॉट हैविंग एडिक्वेट बिजनेस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेज नहीं हुई तो इट इज अ बिग रिस्क फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर अनरेस्ट नहीं होता, मतलब रिस्क ऑफ लेबर अनरेस्ट नहीं है। रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से हो रहा है। एनवायरमेंटल नॉर्म्स आप फॉलो कर रहे हो। फिर रिस्क ऑफ नॉट मीटिंग कंट्रैक्चुअल नॉर्म्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, फॉर एग्जांपल पेमेंट टू वेंडर्स है, तो वो भी सारा आप फॉलो कर रहे हो। Fine. So an internal auditor needs to develop his interview questions in the process of walkthroughs and ask probing questions to understand how things actually work. अभी ये walkthrough के बारे में हमने पहले भी बात की है। walkthrough क्या होता है कि जब the audit departments inform you of what processes they follow, वो walkthrough के टाइम आपको observe करना है कि exactly क्या process follow की जा रही है। अगर उस process में आपको कोई कोई anomaly नजर आए या फिर कोई questions हो, तो आपको probing questions पूछ के उस क्वेश्चन का हल निकालना है। उस क्वेश्चन का जो वो क्वेरी का जो है वो रिस्पॉन्स ऑडिटिंग कंपनी से लेना है। बेस्ड ऑन द डिस्कशंस इन प्रोसेस वॉक थ्रू, एन इंटरनल ऑडिटर कैन डेवलप द वर्क प्रोग्राम एंड प्रोसीड विद द ऑडिट। वॉक थ्रू में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिस हिसाब से आपको ऑडिट प्लान करने में आसानी होगी और उसको एग्जीक्यूट करने में भी कोऑपरेशन मिलेगा। Now, the next topic is audit of finance and accounts department. जैसे हमने देखा कि प्रोडक्शन और ऑपरेशंस अलग है, वैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स भी अलग है। अब ये कैसे अलग है? फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस इज एवरीथिंग रिलेटेड टू मनी। जब भी आपको पैसे चाहिए, that it begins with taking the money and managing it to run the business. This is like a very generic and a very open definition of finance. अकाउंट्स इज अ स्मॉलर एम्बिट, और अकाउंट्स का जो दायरा है वो छोटा है एज कम्पेयर टू फाइनेंस। अकाउंट जो है वो मुनीम का काम है, इन द सेंस आपका जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करने में अकाउंट्स टीम काम करती है। फाइनेंस टीम जो है वो इंश्योर करती है कि आपके पूरे बिजनेस में लिक्विडिटी बनी रहे। So these are the difference between accounts and finance. Finance is a larger term again. Accounts is a part of finance, or maybe a subset of what the finance department does. So the term finance refers to the management and allocation of money, assets, investments, and liabilities. It involves management of various financial systems such as banking, credit, investments, and distribution of resources. Finance encompasses a broad range of activities, including budgeting, financial planning, investing, and evaluation of financial decisions with an objective of optimizing the allocation of resources and achieving financial goals. So ये दोनों में जो फर्क है वो इन्होंने यहाँ पे दिया है। अकाउंट्स रेफर्स टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में काम करता है। फाइनेंस जो है वो एक्चुअली मनी को मैनेज करता है, इन द सेंस इट इंश्योर्स लिक्विडिटी अक्रॉस ऑल बिजनेस ऑपरेशंस। The purpose of maintaining accounts is to track and summarize financial activities of a business. अभी फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड जनरली हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक साथ बोला करते हैं। इनका भी ऑब्जेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस? सो बेसिकली अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस को जरूरी जो लिक्विडिटी है वो ठीक तरीके से कैलकुलेट होके ठीक तरह से प्रोवाइड की जाए, राइट? सो व्हाट आर द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स? दे हैव गिवन अ लिस्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, सेकेंड इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आपका रिपोर्टिंग सही है तो फिर मैनेजमेंट कैन एक्चुअली सी टू इट दैट प्रॉपर कैश फ्लोज आर प्रोवाइडेड टू द बिजनेस। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूडेड होता है। फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन्स इंटरनल कंट्रोल्स टू सेफगार्ड द कंपनीज एसेट। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। फिर कैश मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, अगर आप लिक्विडिटी मैनेज करते हैं अपने बिजनेस में तो फिर आपको इन जनरल बिजनेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। Ensure the company has ample sufficient liquidity.
नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इवैल्यूएट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स टू डिटरमाइन देयर फाइनेंशियल वायबिलिटी एंड पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी एंड डिसीजन सपोर्ट, न्यू बिजनेस इनिशिएटिव्स है, फिर कंडक्टिंग फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडीज, assessing the financial impact of potential strategies and providing financial recommendations to senior management. उसके बाद आता है ट्रेजरी मैनेजमेंट, अगेन ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग कैश एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजिंग डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आता है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with applicable accounting principles, filing regulatory reports and coordinating external audits. So ये रहे आपके objectives of finance and accounts. अभी how will you go about, आप कैसे करोगे internal audit? So basically the objectives can vary depending on specific industry. ये तो हम देख ही चुके हैं कि basically आपके जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉर्म्स है ये तो आपको आपके इंटरनल ऑडिट में फैक्टर इन करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is obvious that while conducting an internal audit, an internal auditor cannot review all aspects in one go. Of course, it is not possible to review everything in one go. It has to be a step-by-step process. Therefore, it is recommended to break up entire scope into separate internal audits and take approval of the scope from the audit committee. While conducting an internal audit of the financial reporting controls, below aspects need to be discussed, need to be focused on. अभी क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स है जो आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के इंटरनल ऑडिट के टाइम पे ध्यान रखोगे। फर्स्ट इज व्हाट अकाउंटिंग पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड इज हैविंग एन अकाउंटिंग मैनुअल और डॉक्यूमेंटिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड। क्या पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ताकि सबको वो पता रहे। अ स्टडी ऑफ दीज पॉलिसीज इज रिक्वायर्ड बिफोर कंडक्टिंग प्रोसेस वॉक थ्रूज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट कंट्रोल्स टू बी ऑडिटेड। जब अकाउंट्स टीम आपको वॉक थ्रू देंगी तभी उसके पहले आपको सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज पता होना चाहिए ताकि आप जब वो वॉक थ्रू दे तभी आप आइडेंटिफाई करें कि ये एग्जैक्टली जो पॉलिसी है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आपको उस हिसाब से प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। फिर क्लोजिंग चेकलिस्ट, क्लोजिंग चेकलिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हो तो पूरा चेकलिस्ट रहता है, एक 1 by 1 आइटम को क्लोज करते जाएंगे। तो ये चेकलिस्ट क्या क्या होते हैं। Internal auditor should obtain an understanding of monthly, quarterly, and annual financial closing procedures and assess whether they are clearly defined, communicated, and implemented properly. Closing checklists play a crucial role in a financial closing process. A closing checklist in a financial closing process is a tool or document that outlines the necessary tasks and steps to be completed to close the financial books and finalize accounting period. And the specific items included in a closing checklist may vary depending on company and industry. ये तो हम देख चुके हैं कि हर एक कंपनी और इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही है। एंड सॉफ्टवेयर यूज फॉर अकाउंटिंग प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपके जो प्रोसीजर्स है वो अलाइंड होने चाहिए। बट देर आर सम कॉमन एलिमेंट्स। क्या कॉमन एलिमेंट्स है जो आप चेक करोगे when you are checking the closing procedure for accounts and finance? पहले तो reconciliation of accounts, whether accounts are reconciled or not. Best example is bank reconciliation, because अगर reconcile नहीं हो रहे तो उसका मतलब कोई error है या फिर fraud है, right? If things are not reconciling, अगर ऐसा है तो आपको और ज़्यादा गहराई से checking करना पड़ेगा। सो रेवेन्यू रिकग्निशन एंड कट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका रेवेन्यू कुछ मतलब एज ऑफ द कट ऑफ डेट ऑफ योर ऑडिट अगर आपका कोई रेवेन्यू पूरा नहीं हुआ, मतलब जो ट्रांजैक्शन है सेल ट्रांजैक्शन है वो पूरा नहीं हुआ है, तो आपको उस रेवेन्यू को कैसे हैंडल करना है, वेदर यू वांट टू टेक इट इन द नेक्स्ट पीरियड एज डेफर्ड रेवेन्यू और व्हाट डू यू वांट टू डू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। So review transactions and ensure that revenues appropriately recognized, cut-off dates are observed, and any required adjustments are made. उसके बाद है accruals and deferrals, assess and record accruals and deferrals such as accrued expenses,
अक्रूड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अक्रूड रेवेन्यू है, डेफर्ड रेवेन्यू है, राइट, टू मैच रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग कंसेप्ट होता है कि रेवेन्यू अगर आप एक पीरियड का ले रहे हो तो उसी पीरियड से मैच होते हुए आपको एक्सपेंसेस भी लेने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यू एक्सपेंसेस लाइक से इंश्योरेंस आपने पूरे साल भर का भर रखा है, राइट, एंड द कट ऑफ डेट इज इन बिटवीन ऑफ दैट ईयर, सो देन आपका जो अगले पीरियड का जो एक्सपेंस है वो प्रीपेड हो जाएगा। तो ये सारी जो डिसीजन है ये भी आपको देखने पड़ेंगे कि सही लिए जा रही है या नहीं, पॉलिसी के हिसाब से सही काम हो रहा है या नहीं। फिक्स्ड असेट्स के बारे में भी आपको एक्यूरेसी ऑफ फिक्स्ड असेट्स रिकॉर्ड, जो फिक्स्ड असेट्स है वही फिक्स्ड असेट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो फिक्स्ड असेट्स में रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर अदर वे अराउंड जो फिक्स्ड असेट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए था उसको एक्सपेंस आउट तो नहीं किया जा रहा ना, ये सारा चेकिंग जरूरी है। General ledger review the general ledger for accuracy, completeness, and proper classification of transactions. Address any miscalculations or coding errors or other issues. जनरल लेजर का अगर कोई एरर होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपके बाकी सारे स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, राइट। सो जनरल लेजर में अगर एरर है तो उसको आपको रेक्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस एनालिसिस है, एनालाइज एक्सपेंस, ऐसा तो नहीं है ना कि ओवरऑल थोड़े सा लास्ट टाइम के एक्सपेंडिचर से कंपेयर करके देखना एडवाइजेबल होगा, कि ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही कम एक्सपेंडिचर है। अगर ऐसी केस है तो वो क्यों है ये भी एनालाइज करना ज़रूरी है। एनालाइज एक्सपेंसेस टू आइडेंटिफाई एनी अनयूजुअल और सिग्निफिकेंट आइटम्स, रिव्यू expense accounts for accuracy, ensure appropriate categorization. उसके बाद journal entries है, prepare and post necessary adjusting journal entries to rectify error, account for approval, deferral and other adjustments required for a period end closing. Financial statement preparation है, actual ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। Compile and prepare financial statements including income statement, balance sheet, cash flow in accordance with applicable accounting standards and policies. फिर डिस्क्लोजर एंड फुटनोट्स है, रिव्यू एंड अपडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स एंड फुटनोट्स। To ensure compliance with regulatory requirement and provide relevant and accurate information. Compliance and regulatory requirements है, उसके बाद review and approval है, obtain appropriate review and approval on the closing process with the management, ensuring all necessary steps are completed. उसके बाद आता है maintain control over financial closing process. By following closing checklist, companies can maintain control over financial closing process, enhance accuracy and completeness, and facilitate a smooth transition to the next accounting period. IT general controls ये क्या होता है? Although an audit of information technology general controls is a separate audit scope, an internal auditor should review the following as a minimum while conducting an internal audit of finance and accounts. Basically ये थोड़े overlapping areas है, अगर आप IT system audit करोगे तो भी ये areas उसमें आएंगे, लेकिन because these are linked specifically to accounts and finance, they are covered under the internal audit of accounts and finance. फर्स्ट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, हमने ये पहले भी देखा था। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इज मेकर चेकर कंसेप्ट, जो बंदा द पर्सन मेकिंग इज नॉट द सेम एज द वन हु इज चेकिंग इट। Assess whether appropriate segregation of duties within the financial reporting process. Ensure that critical tasks such as initiation, authorization, recording and reconciliation are appropriately segregated. There is no one single person performing the entire value chain. Further, conflicting access rights should not be provided. For instance, AP module and AR module access should not be available to one individual. मतलब अकाउंट्स पेबल और अकाउंट्स रिसीवेबल का एक्सेस जो है वो अलग अलग जन के पास होना चाहिए। एक्सेस द जनरल लेजर मॉड्यूल शुड बी प्रोवाइडेड ओनली टू वेरी फ्यू पीपल एंड सो ऑन। जनरल लेजर जो है वो आपका अकाउंटिंग का बेस है, तो उसको एक्सेस जो है वो बहुत नीड ओनली बेसिस पे मिलना चाहिए। उसके बाद है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, evaluate the adequacy of controls around periodic access reviews to ensure that authorized individuals have appropriate access and unauthorized access is prevented. For instance, separated employees access should be removed in a timely manner. जो बंदा छोड़ के चला गया उसका access immediately ब्लॉक या फिर टर्मिनेट कर देना चाहिए। मैनुअल जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है,
जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हो तब मेनी जर्नल एंट्रीज यू हैव टू डू ऑन अ मैनुअल बेसिस। ये प्रोसेस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और ओनली पीपल हु आर ऑथराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू डू मैनुअल जर्नल एंट्रीज। मैनुअल जर्नल एंट्रीज आर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट आर recorded manually in the journal ledger or accounting system to adjust or correct the financial records. Unlike automated or system generated entries, manual journal entries are typically outside of regular transaction process. They are used to reflect accounting transactions or events that cannot be captured through normal procedure. सो कौन से सिचुएशंस, ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहाँ पर आपको मैनुअल जर्नल एंट्रीज करना पड़ सकता है? पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज है, अगर कोई एडजस्टमेंट्स की जा रही है तो एरर अगर हुआ है तो उसको करेक्ट करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, जो अर्लियर अकाउंटिंग एंट्रीज में एडजस्टमेंट्स की गई थी उनको रिवर्स करने के लिए मैनुअल जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस अगर कोई है तो उनको करने के लिए या फिर रिवर्स करने के लिए मैनुअल जर्नल एंट्रीज की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद रिक्लासिफिकेशन है, अगर आपने गलत क्लासिफाई कर दिया तो उसको रिक्लासिफाई करने के लिए मैनुअल जर्नल एंट्रीज पड़ते हैं। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस बनाने के लिए मैनुअल जर्नल एंट्रीज की आवश्यकता पड़ती है। फॉरेन करेंसी एडजस्टमेंट्स अगर कोई करना हो तो मैनुअल जर्नल एंट्रीज करना पड़ता है। तो बेसिकली मैनुअल जर्नल एंट्रीज के बारे में 2-3 चीजें हैं, ये ऑथोराइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, or there should be proper policies in place within the organization about recording of manual journal entries. It is important to note that while manual journal entries are sometimes required, organizations should strive to minimize their use and rely on automated process. अगर आपका कोई ऑटोमेटेड मतलब सॉफ्टवेयर आपने लिया है तो जो क्लोजिंग प्रोसीजर है आपको देखना चाहिए कि जितना हो सके उतना वो ऑटोमेटेड प्रोसीजर से होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर बाइंग अ गुड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्लोजिंग प्रोसीजर्स आर ऑलरेडी बिल्ट इन टू दी सिस्टम। जितना आप मैनुअल एंट्रीज को कम रखें उतना आपके ऑर्गेनाइजेशन के सेहत के लिए अच्छा है। Proper documentation and review procedures should be in place to ensure that manual journal entries are authorized, supported by appropriate documentation, and subject to appropriate review. And next is post-close entries. Post-close entries are known as post-closing entries or year-end entries are made for closing accounting period. ये अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज करने के लिए एंट्रीज होती हैं। दीज एंट्रीज आर मेड टू प्रिपेयर द जर्नल लेजर फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड टू रीसेट टेम्पररी अकाउंट्स टू जीरो। जो आपके टेम्पररी अकाउंट्स है उनको जीरो करने के लिए ये एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। द मेन पर्पज ऑफ पोस्ट क्लोज एंट्रीज इज टू सेपरेट द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट, so that income statement accounts start with zero balance in the new accounting period and only net income or loss from the previous period is carried forward and retained in the retained earnings account. इनमें कौन सी एंट्रीज होती है? जनरली उन्होंने एग्जांपल दिए, क्लोजिंग एंट्रीज होती है, डिविडेंड की एंट्रीज होती है, ओपनिंग एंट्रीज होती है। The internal auditor needs to examine the completeness, accuracy, and compliance with accounting standard. Each such entry must be backed up by proper documentation. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी मैनुअल एंट्रीज, कोई भी एंट्री मैनुअल टाइप की एंट्री करें, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही होना चाहिए। अप्रूवल जो है वो आइडियली ईमेल पे होना चाहिए और वो एंट्री में अटैच्ड होना चाहिए। Each such entry must be backed up by proper documentation as well as approved flow, and the entry should be made following the policy consistent with prior periods. This involves assessing whether similar transactions and events have been consistently accounted for and whether there have been any significant changes in accounting policies or estimates affecting the post-close entries. जनरली जो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है पोस्ट क्लोज एंट्रीज के लिए जो अप्लाई होती है वो सालों साल सेम रहती है, अनलेस देयर इज अ मेजर चेंज और मेजर रिक्वायरमेंट फॉर द पॉलिसी टू चेंज। उसके बाद है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ लीजिए। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होता है? जनरली जिसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, एमआईएस भी बोलते हैं। एमआईएस रिपोर्ट्स क्या होती है? जो एक्चुअली अकाउंटिंग टीम से जो डेटा आता है उसको मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करके हम एमआईएस रिपोर्ट्स बनाते हैं, राइट? तो ये जो एमआईएस रिपोर्ट्स बनते हैं और जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट को फाइल किए जाते हैं, इनमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और अगर डिफरेंस है तो वो रिकनसाइल होना चाहिए। अगर डिफरेंस रिकनसाइल नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपके अकाउंटिंग में सच में कुछ ऐसा है जिसको सुधारने की आवश्यकता है। It is important to reconcile the management reporting results with statutory reporting results as part of finance and accounts audit. It is very important because ये जो management information system reports है उसी पे based आपके अगले सारे decisions होंगे।
Management reporting may use different accounting standards or policies compared to statutory reporting. Differences in these recognition, measurement, and presentation of financial transactions and events under various accounting frameworks can lead to variations in reported results. Similarly, for statutory reporting purposes, these may include non-recurring items, non-operating items, or management discretionary adjustments to reflect a particular view of the company's performance. These adjustments are typically made to provide relevant information for decision making, but may not be recognized in the statutory financial statements. Okay, now the next topic is इंटरनल ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. अभी ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपका जो स्टाफ है वो. ह्यूमन रिसोर्सेज refers to the department within an organization that is responsible for managing the human capital and workforce. ये लोग क्या मैनेज करते हैं? ह्यूमन कैपिटल मैनेज करते हैं और वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं. It encompasses the practices, policies, and procedures needed related to the requirement recruitment, selection, training, development, compensation, retention, and overall management of employees. की एरियाज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या क्या आता है. सो द HR डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है जो उनके अंडर होता है. प्रॉपर एक्विजिशन आता है कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए, उस हिसाब से उनके पास CV आते हैं, वो रिव्यू करते हैं और फिर वो रिक्रूटमेंट एनहांस करते हैं. Recruitment and selection process, HR is involved in sourcing and selecting qualified candidates for job vacancies within the organization. Basically जो डिपार्टमेंट है वो अपना डिस्क्रिप्शन दे देता है. HR will go and find the person from the market. This includes creating job description, advertising job openings, conducting interviews and making hiring decisions. तो ये सारा जो है वो ये इसके एम्बिट में, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एम्बिट में आता है. उसके बाद एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन. वंस यू सिलेक्ट अ पर्सन इन द इंटरव्यू प्रोसेस, द पर्सन विल हैव टू बी ऑनबोर्डेड विथ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ योर ओन कंपनी. उसको बोलते हैं ऑनबोर्डिंग. उसके बाद है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. बंदा आ गया, बंदा काम भी करेगा, तो उनका जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए और वर्बल और अदरवाइज. तो उसका भी मैनेजमेंट कौन करेगा? HR डिपार्टमेंट करेगा. Training and development, very important. The rate at which AI on overall market is changing is very alarming. So it is ideally continuous training and development that will help an organization actually sail through this phase of the business. उसके बाद है compensation and benefits. HR manages organizations compensation and benefit program including salary admission, incentives, bonus, employee benefits and retirement plans. They ensure compliance with relevant labor laws and market competitiveness. उसके बाद आता है एम्प्लॉय रिलेशंस. वेरी इंपॉर्टेंट. HR has to maintain very good, very deep relation with employees. HR handles employees relations matter and works to maintain a positive work environment. They address employee concerns, manage conflicts and foster effective communication between employees and the management. उसके बाद आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिटेंशन. HR फोकसेस ऑन एनहांसिंग एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है जो होने से एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन ज़्यादा बढ़ जाता है. This involves implementing employee recognition programs, conducting employee surveys, and developing initiatives to promote a positive and inclusive workplace culture. बहुत important है कि employee engaged रहे. It's not that all 24/7 you have lot of work. तो जितना भी उनको free time मिलता है उसमें वो engaged रहे. कुछ community programs या फिर कुछ अच्छे programs किया कीजिए आपके organization में. उसके बाद है regulatory compliance. HR ensures compliance with employment laws and regulations, including equal employment opportunity, labor standards, workplace safety, and other privacy laws. They stay uploaded on legal changes and provide guidance to organizations to maintain compliance, right? उसके बाद टिपिकल इंटरनल ऑडिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड प्रोसेस शैल इंक्लूड अ रिव्यू ऑफ द फॉलोइंग. बेसिकली क्या क्या रिव्यू करोगे आप जब आप HR का रिव्यू करोगे, इंटरनल ऑडिट करोगे? व्हाट ऑल विल यू रिव्यू? सो फर्स्ट इज हायर टू रिटायर प्रोसेस एंड टू एंड. मतलब एम्प्लॉय कंपनी से जुड़ने के बाद से एम्प्लॉय कंपनी से बाहर होने तक जो प्रोसेस है उसको हायर टू रिटायर प्रोसेस बोलते हैं.
सो हायरिंग प्रोसेस में आप क्या क्या चेक करोगे? फर्स्ट इज जॉब रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। जनरली जिस डिपार्टमेंट में ओपनिंग है, जिनको आवश्यकता है, वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑल पार्टीज कंसर्न को समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए और क्या क्या वो जो भी पर्सन है जो आएंगे इस जगह में, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या उम्मीद की जा रही है, व्हाट ऑल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट द पर्सन नीड्स टू हैव। उसके बाद सोर्सिंग चैनल्स हैं, अलग अलग सोर्सिंग चैनल्स होते हैं। आप एडवर्टाइज दे सकते हो, आप अलग अलग वेबसाइट से ढूंढ सकते हो, आप रेफरेंसेस मंगा सकते हो, रेफरल्स मंगा सकते हो। ये सारे हुए आपके सोर्सिंग चैनल्स। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया है। वंस यू गेट द लिस्ट ऑफ प्रपोज कैंडिडेट्स, यू स्क्रीन देम। स्क्रीनिंग में आप क्या करोगे? एक फर्स्ट लेवल ऑफ कट लगा दोगे, मतलब जो एकदम ही अपफ्रंट रिजेक्टेबल है उनको रिजेक्ट करके घर भेज दोगे और बाकियों को फर्दर असेसमेंट के लिए रख लोगे। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोसेस। यू नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर मीटिंग विद प्रपोज्ड एम्प्लॉयज। उनके साथ ठीक से बात करना आना चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि उनको पता चले कि एग्जैक्टली आप दे विल डेवलप रिस्पेक्ट फॉर यू, एग्जैक्टली आप क्या करते हो वो पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली यू विल प्रिपेयर फॉर एवरी इंटरव्यू दैट यू विल बी टेकिंग। उसके बाद कैंडिडेट एक्सपीरियंस है, इंपॉर्टेंट है दैट द कैंडिडेट हैज एक्सपीरियंस, और आइदर इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स देन दिस डज नॉट अप्लाई। लेकिन इन जनरल जो आप कैंडिडेट्स को रिव्यू करोगे मिड या सीनियर पोजीशन के लिए, उनका एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Candidate evaluation and selection. After doing all this, then there will be an evaluation of all candidates who have applied. कंप्लायंस का भी चेकिंग करना पड़ेगा, एम्प्लॉई लॉज और रेगुलेशंस के साथ आपका कंप्लायंस है या नहीं। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गाइडलाइंस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब सारे आप फॉलो करते हो या नहीं। बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है दिस इन दिस पीरियड। इन जनरल अगर आपके पास जो प्रपोज्ड एम्प्लॉई है वो अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लेके आए तो आपको कंफर्ट होना चाहिए, बिकॉज योर बैकग्राउंड चेक्स आर ऑलरेडी क्लियर। उसके बाद टाइमलाइंस एंड एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। Evaluate the timelines and efficiency of the hiring process. Check if there are necessary delays, bottlenecks, or inefficiencies that may result in losing qualified candidates. उसके बाद है feedback. Lastly, consider whether there is a mechanism in place to gather feedback, track hiring matrix, and continuously improve the hiring process. फीडबैक के ऊपर जो है आप काम करोगे, इफ यू आर रिसीविंग एनी गुड फीडबैक और एनी एडवर्स फीडबैक, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि ऐसा फीडबैक क्यों मिला है, और वो जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसको आपको एड्रेस करना ज़रूरी है। व्हेन कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट ऑफ सेपरेशन प्रोसेस, अभी ये इनिशियली हमने देखा हायरिंग प्रोसेस, मतलब जो बंदा कंपनी में आ रहा है। अभी जो है वो एग्जिट इंटरव्यू के बारे में बोल रहे हैं, मतलब सेपरेशन इंटरव्यूज, मतलब जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं उनका जो लास्ट इंटरव्यू होता है, जिसको आइडियली एग्जिट इंटरव्यू बोलते हैं, वो इंटरव्यू में जो इंफॉर्मेशन कैप्चर हो रही है वो एक्चुअली कैप्चर हो रही है या नहीं, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट की जा रही है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। When conducting an internal audit of separation process within an organization, several aspects should be checked to ensure compliance, efficiency, and effectiveness. Here are some key aspects to be considered. First is policy and procedures. Well-defined, documented, and up-to-date रखना ज़रूरी है। उसके बाद कंप्लायंस विद एम्प्लॉयमेंट लॉज, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन एंड बुक कीपिंग, उसके बाद है एग्जिट इंटरव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जिट इंटरव्यू का मतलब क्या है, आप जब छोड़ के जाओगे, मतलब जो कंपनी आप छोड़ के जा रहे हो उसका जो लास्ट इंटरव्यू होता है एचआर के साथ, उसको एग्जिट इंटरव्यू बोलते हैं। जनरली एचआर विल अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड हिज डिसीजन ऑफ continuing outside of the organization, and if that decision is due to something that the HR can address, तो उसको he should take it up and address it so that there are retention ratio आपका जो है employees का वो बढ़ जाए। Benefits of entitlement, verify that employees who are separating receive their entitled benefits and compensation in accordance with company policies and legal requirements. बहुत ज़रूरी है समझना कि जो benefits and entitlement है जिन जिन के है उनको मिल रहे हैं या नहीं। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल एंड डेटा सिक्योरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा जो है वो सिर्फ ऑथराइज पर्सनल को ही एक्सेस होना चाहिए, और डेटा सिक्योरिटी के बारे में प्रॉपर आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए इन प्लेस।
रिटर्न ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी जनरली जब एम्प्लॉयज छोड़कर जाते हैं उनके पास जनरली लैपटॉप होता है फिर या और अलग अलग टाइप के जो एसेट्स होते हैं वो उन्होंने वापस देने चाहिए बिफोर द पर्सन इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। इनका इन्वेंटरी जनरली इन्वेंटरी या फिर बोलो या फिर लिस्ट बोलो ये अलग से रखा जाता है। नॉलेज ट्रांसफर एंड सक्सेशन प्लानिंग, जब कोई छोड़ के जा रहा है तभी उसकी जगह पे किसको लाना है और अगर बाहर से लाना है तो उनके स्किल सेट्स क्या क्या होने चाहिए और उनका ट्रेनिंग जो है वो ढंग से होना चाहिए। ये सारा चेकिंग होगा आपके इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस में। फिर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, रिव्यू द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट provide to provided to relevant stakeholders such as HR, IT, managers. Check if clear and timely communication is maintained to ensure a smooth separation process. Communication बहुत important है, so ideally it has to be maintained very properly even during the exit interview. By addressing these aspects, an internal auditor can help identify any gaps or areas in manpower and in separation process. It protects the organization's assets and sensitive information and promotes a positive experience for both separating employees and the organization as a whole. So separation आजकल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. Initially it was so that once you get a job you generally retire from that particular job. लेकिन अभी वैसी नौबत नहीं है. हर कुछ सालों में जनरली जॉब चेंज करने का ट्रेंड है। Okay, so now we will also look at internal controls of the payroll department. Payroll क्या करता है? बेसिकली सैलरी प्रोसेस करता है, राइट? सो उसके ऑडिट के टाइम आपको क्या क्या देखना जरूरी है। The primary purpose of payroll is to ensure accurate and timely payment to employees in compliance with employment agreement, labor laws, and tax regulations. This payment process typically includes the following key steps. अभी क्या क्या steps है? First is अटेंडेंस ट्रैकिंग आपको मिलना ज़रूरी है। वो जो अटेंडेंस होगा उसको ट्रैक करके ही आप सैलरी अमाउंट निकाल पाओगे। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेशन जो है ये हर एक लेटर जो आप एम्प्लॉई के पास भेजते हो उस लेटर में मेंशन्ड होता है, वो और ये सेम होना चाहिए। फिर डिडक्शंस है, अगर कोई टैक्स है या अदर डिडक्शंस है फ्रॉम योर सैलरी जो लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए है उसको लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है डिडक्शंस, लुक फॉर डिडक्शंस। इन जनरल जो डिडक्ट होना चाहिए वही अमाउंट सही तरीके से डिडक्ट हुई है या नहीं। फिर आता है आपका टैक्स कंप्लायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरोल थ्रू आउट डिपार्टमेंट्स इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशंस by accurately calculating and deducting the appropriate amount of tax from the employees. They also provide the necessary documentation such as Form 16 to employees to be reviewed by other banks, by other branches. Fund administration, payroll may be responsible for administrating funds such as provident fund, trust, benevolent, etc. These aspects must be reviewed by internal auditor at length in compliance with relevant regulations and bylaws. So ये जो फंड एडमिनिस्ट्रेशन है ये बहुत नीश एरिया है, इसको आप सही तरीके से इसका जो प्रोसीजर है मतलब फंड में पैसे जाने का उसको रिव्यू करने का और फंड से बाहर निकालने का, ये जो द एंटायर वैल्यू चेन यू शुड नो प्रॉपर्ली। Then you have payroll processing. Once all documents and deductions are made, payroll data is processed to generate individual employee paychecks or direct payment credits. They also generate reports for internal and external purposes such as financial statements, tax filing, and cash flow calculation. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्स फंक्शन। अभी सेल्स जो है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि सेल करने से आपको एक्चुअली मनी रिसीव होगा। सेल से जो पैसा आएगा वही आप जो आपका एक्सपेंडिचर है जो आपका परचेसेस है इसके लिए आप यूज करोगे। So a sales audit is also referred to as sales process audit. It is detailed analysis of a company's sales process. This entails reviewing, evaluating from staff, software to strategy. Audits identify gaps and opportunities for those sides are learning to improve on, right? The following areas needs to be looked upon. First क्या है? Auditing sales skill of staff. आपका स्टाफ कितना स्किल है, वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल कैसे है, नॉलेज कैसे मैनेज करते हैं, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में क्या नॉलेज रखते हैं,
करंट एंड प्रमोशनल सेल्स ऑफर्स ऑफर्स, इसके बारे में उनको क्या पता है। फिर लीगल प्रॉस्पेक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स उनको कितने हद तक मालूम है। उसके बाद कंपनी पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी एंड मेथड्स। अभी ऑडिटिंग ऑफ सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या चेक करोगे, एक्यूरेटली कंपोज होने चाहिए। सेल्स डॉक्यूमेंट जो है मतलब जैसे आपका रेवेन्यू इनवॉइस हुआ, राइट, सो इट हैज टू बी एक्यूरेटली कंपोज्ड, filled with sufficient information, property filled and used and then archived. ओके, ये एक प्रोसीजर है इसके लिए। उसके बाद सेल्स प्रॉस्पेक्ट जो है वो प्रॉपरली रजिस्टर होनी चाहिए। बेसिकली ये सब कुछ मैनेज करने वाली सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सेल प्रॉस्पेक्ट मतलब क्या, जब जब आपके सेल्स टीम जो है वो जब मार्केट में जाती है, जब पहला मीटिंग किसी से कंडक्ट करते हो, वो एक ओपन आइटम बन जाता है, वो शायद सेल में कन्वर्ट हो, तो वो जो है वो प्रॉस्पेक्टिव सेल के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। वो जो सिस्टम है उसमें प्रोस्पेक्टिव सेल्स ऑर्डर के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। उसके बाद हाउ वेल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर रजिस्टरिंग एंड क्वालिफाइड details and all other customer relation matters should be properly inputted into the CRM software. CRM is customer relationship management software. अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कस्टमर का जो डेटा है वो सिक्योर रखते हैं और आपको इम्पोर्टेंट इंसाइट्स देने वाले रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। Assessing how well the following documents are composed and registered. कौन से इम्पोर्टेंट से डॉक्यूमेंट्स है, प्री सेल वाले डॉक्यूमेंट है, फिर सेल ऑर्डर्स है, जो ये एक्चुअल सेल का डॉक्यूमेंट है। सेल ऑर्डर इज बेसिकली व्हाट यू गेट फ्रॉम द कस्टमर, उनके लिए वो परचेस ऑर्डर होगा, आपके लिए वो एक सेल्स ऑर्डर की तरह काम करेगा। आउटलाइन एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन क्वांटिटी, मेंटेनेंस, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा, और कंप्लेंट्स जो है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। असेसिंग हाउ वेल द शिपिंग डेटा इज स्टोर्ड, असेसिंग हाउ वेल बिलिंग डेटा इज स्टोर्ड, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो आपका इनवॉइस जनरेशन प्रोसेस है वो कैसा है। उसके बाद करंट कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रेडिट्स जो है वो सही तरीके से मेंटेन हो रही है या नहीं। ऑडिटिंग सेल्स अप्रोचेस, सेल्स अप्रोच अलग अलग तरीके से होता है। असेसिंग द सेल्स पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन कस्टमर अटेंशन, फिर कस्टमर फॉलोअप, कस्टमर डिफेक्शंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी ऑफ कस्टमर क्लेम्स, एडवर्टाइजिंग। उसके बाद असेसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। तो की एस्पेक्ट्स क्या है, की एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ मार्केटिंग, ये क्या क्या आप देखोगे। फॉर्मल रिटन बिजनेस प्लान, आपका जो मार्केटिंग है वो जो है ये एक प्रॉपर बिजनेस प्लान के अंतर्गत होना चाहिए। आप मार्केट एनालाइज करते हो कि नहीं, टारगेट मार्केट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज किया है कि नहीं। फिर स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, कंपनी का स्वॉट एनालिसिस किया है कि नहीं और उसके जो नोट्स है वो प्रॉपर्ली स्टोर किए हैं या नहीं। स्वॉट इज बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये 4 आइटम होते हैं इन जनरल मार्केट स्टडी करने के टाइम, उसको स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ये किया है या नहीं और जो भी उसके जो भी उसके इन्फ्रेंसेस है, जो भी आपका रिपोर्ट है वो आपने ओनर को देना ज़रूरी है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स प्रोफाइल, customers needs and wants, customer purchasing influencer identified, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ब्रांड बिल्डिंग, उसके बाद कस्टमर सर्विस पॉलिसीज और प्लान एस्टैब्लिश्ड, पीरियोडिकली इवेल्युएटेड टू मीट कस्टमर नीड्स, स्कैन, सेल्स प्लान आपका होना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, sales goals and action plan, sales channel and distribution methods, pricing evaluated, competitive comparison matrix है, strategy for penetrating new markets। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके इंटरनल ऑडिट में चेक होना ज़रूरी है। उसके बाद है इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट फॉर मार्केटिंग और कंट्रोल पैरामीटर्स। ये क्या है, whether record of sales orders is maintained for all orders received and customers and cross verified with orders received vis-a-vis orders entered in the system is done। तो बेसिकली ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होना चाहिए जो आपको मिला ही नहीं लेकिन सिस्टम में दिख रहा है। इट इज़ अ वेरी अनएक्सेप्टेबल थिंग। उसके बाद इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट फॉर मार्केटिंग कंट्रोल पैरामीटर्स, वेदर रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑर्डर इज मेंटेन for all orders received from the customers and across verification of orders received vis-a-vis orders entered in the system is done। चेकलिस्ट ऑफ कस्टमर कोड है या नहीं, अप्रोप्रिएट अप्रूवल फॉर डिस्पैच ऑफ मटेरियल टू कस्टमर्स है या नहीं, कैंसल्ड ऑर्डर से आपके रेवेन्यू इंक्रीज तो नहीं हो रहे ना,
टाइम लैग इन रिसीट ऑफ ऑर्डर वीज़ा वी एक्चुअल डिस्पैच, ये स्टडी होना चाहिए। अगर कोई बहुत डिले है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। मॉनिटरिंग ऑफ पेंडिंग ऑर्डर, जो ओपन ऑर्डर्स है उनको क्लोज करने के लिए आपकी प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए। ब्लैक लिस्टिंग ऑप्शन होना चाहिए। कस्टमर जो पैसे नहीं देते हैं या फिर और अलग तरीके से परेशान करते हैं, उनका ब्लैक लिस्टिंग होना ज़रूरी है। ब्लैकलिस्टेड कस्टमर्स आर जनरली कस्टमर्स फ्रॉम whom द हाउसहोल्ड विल नॉट डू एनी बिजनेस। उसके बाद एक्सेस टू जनरेट सेल्स इनवॉइस जो है वो करेक्ट एक्सेस होना चाहिए, बहुत लो लेवल एक्सेस नहीं होना चाहिए। पीरियोडिक एमआईएस बनना चाहिए और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमिटी को जाना चाहिए। वेदर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर मीट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज आर periodically initiated to develop market intelligence and obtain customer feedback on quality, delivery and pricing issues। उसके बाद है आईटी सिस्टम ऑडिट। ये क्या होता है? बेसिकली आपके जो आईटी सिस्टम्स है इनको ऑडिट जब आप करते हैं इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत, उसको हम आईटी सिस्टम्स ऑडिट बोलते हैं। It is the study and assessment of IT infrastructure strategies and activities of an enterprise। इसमें आप क्या क्या what are the objectives? Ensure that the regulatory compliance is in place, improve network performance, और last है evaluate disaster recovery systems। उसमें अभी एरियाज क्या क्या कवर होते हैं? फर्स्ट इज सिस्टम सिक्योरिटी चेक करोगे, उसमें एंटीवायरस, नेटवर्क, फायरवॉल, सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग और इंट्रूजन अलर्ट्स, ये चेक होगा। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है कि सिस्टम को एक्सेस किन किन लोगों को है। यूजर अकाउंट मैनेजमेंट ठीक तरह से हो रहा है या नहीं, पासवर्ड जो है वो रेगुलरली रीसेट करवाने का जो जो नॉर्म है वो मीट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए। इन द सेंस देयर इज वन सिंगल डेटाबेस बट नॉट एवरीबडी नीड्स अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस टू दैट पर्टिकुलर डेटाबेस। सो बेसिकली टायर्ड या फिर रोल बेस्ड एक्सेस होना चाहिए। और जो सबसे नीचे वाले बंदे हैं जिन बेसिकली उनको कंप्लीट एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ रीड ओनली एक्सेस दिया और वो भी उन्हीं मॉड्यूल्स को जिनके साथ उनका काम बनता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। डेटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिजनेस इंटरप्शन होता है तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपका क्या है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट डिस्पोजल होना चाहिए। डिजास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव्स फॉर की आईटी एसेट्स। आरटीओ मतलब रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। अगर आपका की आईटी एसेट खराब होता है तो उसको अप एंड रनिंग करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको रिकवरी टाइम बोलते हैं। उसके बाद है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्क परफॉर्मेंस मैनेज होना चाहिए। आउटेजेस कितने हैं वो ट्रैक होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। उसके बाद सिस्टम्स डेवलपमेंट ठीक तरीके से होना चाहिए। टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली होना ज़रूरी है। उसके बाद है रेगुलेटरी कंप्लायंस। किन किन से रेगुलेटरी कंप्लायंस करेंगे आप? लाइसेंसिंग अगर कुछ आपके पास हो तो उससे कंप्लायंस करना पड़ेगा एंड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने चेकलिस्ट दी है, काफ़ी बड़ी चेकलिस्ट है। इम्पोर्टेंट वाले हम फटाफट कर दें। फायरवॉल चेक होंगे, फायरवॉल सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक होगा। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक सोल्यूशन आपके पास है या नहीं, ये चेक होगा। स्टोर्ड कार्ड होल्डर इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सीड नहीं होना चाहिए वो। उसके बाद रिमोट सिस्टम एक्सेस आप सही लोगों को दे रहे हैं ना। इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी हैज़ एक्सेस रिमोटली टू द सर्वर। फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो पीरियोडिकली आपका अपग्रेड हो रहा है कि नहीं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस जो है वो लिमिटेड है या नहीं। उसके बाद पासवर्ड जो है वो प्रॉपर अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड होना चाहिए और हर पीरियोडिक एक्सेप्टेबल पीरियोडिसिटी में वो चेंज करना कंपलसरी होना चाहिए। क्रिटिकल सिस्टम्स बैकअप है या नहीं, पावर बैकअप है या नहीं। फिर अननेसेसरी सर्विसेज जो है वो डिसेबल्ड होनी चाहिए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग रेगुलरली होना चाहिए। जो पैचेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है उसको प्रॉपरली रन करना ज़रूरी है। उसके बाद ऑडिट ट्रेल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिजास्टर रिकवरी प्लान आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान जो है वो ठीक से मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद क्रिटिकल डेटा जो है, जैसे सिस्टम बैकअप होगा वैसे क्रिटिकल डेटा भी बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेस टू डेटा सेंटर बहुत लिमिटेड लोगों को होना चाहिए। इट इज़ विजिटर्स, वेंडर्स, इन लोगों को एक्सेस नहीं होना चाहिए।
विजिटर्स प्रॉपर ट्रैक होने चाहिए, उनको जो लेबल्स दिए जाते हैं वो उनके विजिट के बाद उन्होंने रिटर्न करना कंपलसरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आईटी सिस्टम्स के बारे में जाने। सो विद दैट we conclude this chapter on internal audit of specific functions. Okay.